अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो ख़ुसूसी तौर पे उन लोगों के लिए है कि जिनको मैदे की तेज़ाबियत या वो तेज़ाबियत जो आपके मैदे से आपकी ख़ुराक की जो नाली होती है, यानी आपका जो सीना है वहाँ पे जलन पैदा करती है ख़ुराक की नाली में, और बाज़ औक़ात वहाँ पे आपको दबाव रहता है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जो रात को जब सोते हैं तो अचानक उनकी इसलिए आंख खुल जाती है कि उनके गले में तेज़ाबियत होती है या उनके गले में ऐसा पानी आता है जो उनके गले को बहुत ज़्यादा दर्द करता है और उनको अचानक उठना पड़ता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं GERD, गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ये वो बीमारी है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। आमतौर पे जो डॉक्टर्स लोग होते हैं वो इसके लिए कुछ दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे हम बहुत मशहूर दवाइयाँ हैं जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो कि आपके मैदे की जो तेज़ाबियत है उसके वो सेल्स जो तेज़ाबियत को पैदा करते हैं उनको जाके रोकते हैं। बड़ा मशहूर किस्म की दवाइयाँ हैं जिसमें अगर मैं एक बताऊँ नाम तो वो सारे लोग ही तकरीबन आप जानते हैं, जिसको हम ओमेप्राजोल कहते हैं। और इसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो ब्रांड्स हैं वो पाकिस्तान में मैसर होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो ये महंगी दवाइयाँ होती हैं और दूसरा बहुत अरसे तक देनी पड़ती हैं। ये कहना मुश्किल है कि बहुत अरसे देने के बाद इनके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आएंगे। और फिर ख़ास तौर पे ये भी होता है कि जैसे ही ये दवाइयाँ रोकी जाती हैं तो उसके साथ ही इन दवाइयों के रोकने की वजह से फिर जो अलामात होती हैं, जिसमें कि मैंने ज़िक्र किया यही कि आपके सीने में जलन होती है या ख़ुराक की नाली में बहुत ज़्यादा जलन होती है, ख़ास तौर पे उस वक्त जब आप लेटते हैं, तो वो फिर दोबारा बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा शिद्दत से वापस आती है। और दूसरा एक बहुत बड़ा इशू ये होता है कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और आप उनको ये अलामात बताते हैं और आपके जो वो डॉक्टर हैं वो इस चीज़ को देखना चाहते हैं कि कहीं आप रिफ्लक्स इसोफिजाइटिस या GERD यानी गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के मरीज़ तो नहीं हैं, तो वो आपका एक मखसूस किस्म का टेस्ट करवाते हैं जिसको हम कहते हैं 24 आवर pH मॉनिटरिंग। तो वो भी बड़ा महंगा टेस्ट है। दवाइयों के साथ साथ उस टेस्ट में क्या करते हैं कि आपकी खुराक की नाली के अंदर एक छोटी सी नाली डालते हैं, हल्की बारीक सी होती है, तो उसे प्रोब कहते हैं, उसके आगे प्रोब लगी होती है, लेकिन अगरचे अब वायरलेस प्रोब्स भी हैं। तो उस प्रोब को खुराक की नाली में डाला जाता है और जहाँ पे आपका जो स्टमक यानी मैदा खुराक की नाली फूड पाइप या ईसोफेगस से मिल रहा होता है तो वहाँ पे इसको पहुँचाया जाता है। इस वक्त तो वायरलेस भी है और तार के ज़रिए भी है, लेकिन आखिरकार इसका राबता होता है एक छोटे से कनेक्टर के साथ जिसके ऊपर कुछ रिकॉर्डिंग्स आती हैं। वो रिकॉर्डिंग क्या होती हैं कि 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में या 96 घंटे में, जितनी देर के लिए भी ये टेस्ट किया जाएगा, आप अपने काम कर रहे होंगे, दिन के चल फिर रहे होंगे और वो मॉनिटर कर रहा होगा कि वहाँ पे तेज़ाब जो है वो कितना ज़्यादा आता है, कितना ज़्यादा जो तेज़ाब है वो स्टमक से आपकी खुराक की नाली में दाखिल होता है, जो उसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक दरवाज़ा लगा होता है जिसको हम LES यानी लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर कहते हैं। लेकिन जिन लोगों में वो कमज़ोर हो तो तेज़ाब वहाँ पे दाखिल होता है, तो उनमें ये जो GERD का मसला ये जन्म लेता है। तो ये जो 24 आवर्स की, यानी मैं बार बार 24 का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात लोग 24 घंटे के लिए डॉक्टर ये टेस्ट करते हैं, बाज़ औक़ात 2 दिन के लिए, 48 घंटे के लिए, 3 दिन के लिए, 72 घंटे के लिए या 4 दिन के लिए यानी 96 घंटे के लिए। तो फिर ये पता चलता है कि कितनी ज़्यादा अलामात आई हैं और कितनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग हुई है कि वहाँ पे तेज़ाब जो है वो आया था, मैदे का जो एसिड है वो वहाँ पे आया था, मैदे का जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो वहाँ पे आया था। तो ये टेस्ट खुद में बड़ा महंगा होता है। तो अब ये इन दो चीज़ों को आप जहन में रखें कि अगर किसी को खुदा न खास्ता GERD है तो दवाइयों के भी खर्चे हैं और फिर उनके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, और छोड़ी जाएँ दवाइयाँ तो फिर उनकी वजह से फिर अलामात ज़्यादा आती हैं, और अगर इसकी तशख़ीस करनी है तो वो टेस्ट भी बहुत ज़्यादा महंगा है। तो फिर इसके ऊपर एक स्टडी हुई है अमेरिका में, और वो जो स्टडी हुई है उसको बाकायदा जो क्लिनिकल जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है तो उसके अंदर शाया भी किया गया है। तो वहाँ पे ये देखा गया कि कुछ लोगों को जिनका के 4 दिन के लिए ये 24 आवर की pH की मॉनिटरिंग करनी थी तो उनको मुंतखब किया गया, और उनके इंतखाब के बाद उनको 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया। उनमें से एक ग्रुप वो था कि जिसको रूटीन की डाइट दी गई, यानी जो वो जिसको हम बेसलाइन डाइट कहते हैं कि जैसे आप खाना खाते हैं, और दूसरा फिर वो ग्रुप था, ख़ास तौर पे ये जो टेस्ट करवाने के लिए आए थे, कि इनमें से एक मखसूस ग्रुप को फिर सिलेक्ट किया गया कि जिसको जो 4 दिन थे 96 आवर्स थे उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक पहले 2 दिन यानी 48 घंटे और फिर बाद के 2 दिन यानी 48 घंटे। पहले 2 दिन उनको कहा गया कि आपने रूटीन का खाना खाना है, कि जो आप घर में खा रहे थे, और ये आपकी यानी वो मॉनिटर भी लगा दिया जिससे हम GERD का पता करते हैं, तेज़ाब का पता करते हैं, जो मैंने बात की कि वो खुराक की नाली में एक छोटा सा एक तार के ज़रिए एक प्रोब भेजी जाती है।
तो 48 घंटे के लिए ऐसे किया गया, लेकिन जो अगले 48 घंटे थे, क्योंकि ये 4 दिन का टेस्ट था यानी 96 घंटे का टेस्ट था, तो अगले जो 48 आवर्स थे या 2 दिन थे, उसमें इन लोगों को कहा गया कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ है इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर, आप ये लिख के कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आगे डॉक्टर अफजल लिखें सर्च बार में यूट्यूब की, तो आपको मिल जाएंगी। तो उनको कहा गया कि आपने अगले 2 दिन के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। कौन सी? वो फास्टिंग जिसको हम 16 to 8 या 8 to 16 आवर्स कहते हैं, यानी 8 घंटे के लिए उनको कहा गया कि जो 2 दिन हैं 48 घंटे, उनमें से हर 24 घंटे की ये तरतीब बनाई गई कि 8 घंटे के लिए वो खाएं पिएंगे और अगले 14 घंटे के लिए 16 घंटे के लिए उनका रोज़ा होगा। यानी पहले 8 घंटे वो खुल के खाएं, उनको कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं है, लेकिन जो अगले 16 घंटे हैं तो उसमें वो कुछ नहीं खाएंगे, यानी फास्टिंग होगी। इसको क्या कहते हैं? इंटरमिटेंट, वक्फे वक्फे से, यानी रोज़ा कह लें। तो उसके बाद फिर देखा गया कि जो उनकी तेज़ाबियत को मॉनिटर कर रहा था प्रोब, या पीएच जो मॉनिटर कर रही थी, तो उसने क्या चीज़ नोट की कि पहले 2 दिन का क्या हिसाब रहा इनका और अगले 2 दिन का क्या हिसाब रहा, पहले 2 दिन की अलामात पे क्या फ़र्क पड़ा और जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाई गई तो उस पर क्या फ़र्क पड़ा। तो हैरान कुन रिज़ल्ट सामने आए, जिसमें से हमें कुछ सबक मिलेगा उन मरीज़ों के लिए जो गर्ड के पेशेंट हैं। देखा ये गया कि वो लोग जिन्होंने फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग की, तो पहले 2 दिन जब वो ये नहीं कर रहे थे तो उनकी अलामात भी ज़्यादा थी, पीएच की यानी मॉनिटरिंग ने भी बताया कि तेज़ाब भी ज़्यादा है और ज़्यादा देर तक के लिए तेज़ाब जो है उनकी खुराकी नाली में भी रहा। लेकिन जब अगले 2 दिन उनकी इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाई गई तो ये हैरान कुन नतीजा सामने आया कि उनकी अलामात कम हुई। अलामात क्या होती हैं? सीने की में जलन, खुराकी नाली में जलन, सीने पे दबाव, खट्टे डकार, और रात को सोते हुए जब गले के अंदर वो तेज़ाब जाता है तो शदीद किस्म का दर्द, जिससे मरीज़ घबरा के उठ जाता है। तो ये अलामात अगले 2 दिन जब इंटरमिटेंट फास्टिंग की जा रही थी तो कम देखने में आई, यानी अलामात कम हुई, तेज़ाब की जो शिद्दत थी वो कम हुई और कम देर के लिए तेज़ाब जो है वो वहाँ पे खुराक की नाली में, जो उसका एरिया नहीं है, जहाँ पे उसको नहीं होना चाहिए, तो वो कम मौजूद था। तो वहाँ से फिर साइंटिस्ट जो हैं या रिसर्चर्स जो इस स्टडी में थे, उन्होंने ये नतीजा निकाला कि वो लोग जो गर्ड का शिकार हों, जो मैदे की इस मखसूस किस्म की तेज़ाबियत से तंग हों, परेशान हों, जो बहुत सारे लोग होते हैं, अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो उनको एक तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि गर्ड जो है इसकी अलामात जो है वो कम हो जाएंगी। इसके साथ साथ क्या फ़ायदा होगा कि वज़न भी ये कम करती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो जब वज़न कम होगा, हम सबको पता है कि जो गर्ड के मरीज़ होते हैं वो बड़े तंग होते हैं अपने वज़न की भी वजह से, क्योंकि पेट का प्रेशर पड़ता है तो मैदा जो है वो दबता है और जिसकी वजह से तेज़ाबियत ऊपर जाती है रात को, ख़ास तौर पे सोते हुए। तो हमें अपनी पुरानी वीडियो से ये पता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग शुगर के मरीज़ों को फ़ायदा देती है, दिल के मसाइल को कम करती है और इन्फ्लेमेशन को कम करती है, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो होते हैं जिसको हम साइटोकाइंस कहते हैं वो कम हो जाते हैं, मोटापा को कम करती है। लेकिन इस स्टडी से हमें ये भी पता चलता है कि गर्ड की अलामात को कम करती हैं। तो वो लोग जो तंग हों बहुत ज़्यादा इस चीज़ों से कि जो ये गर्ड का इशू है, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस का, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग को करते रहा करें, उससे उनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, दवाइयों से निजात मिलेगी, टेस्टों से निजात मिलेंगी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है आपने। आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, बाकी लोगों की वीडियोस भी देख सकते हैं और आपको इस तरह के बहुत सारे जो है वो फ़ायदे मिलेंगे उस इंटरमिटेंट फास्टिंग से। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये भी आप कर सकते हैं और इसके अलावा भी आप एक दिन ज़्यादा खाएं, एक दिन कम खाएं, ये भी कर सकते हैं। फिर 5 to 2 का भी कॉन्सेप्ट है कि 5 दिन आप खुल के खाएं लेकिन 2 दिन आप बहुत कम खाएं, तो ये भी कॉन्सेप्ट है। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी एक तो होता है हम 1 महीने के लिए रोज़ा रखते हैं तो उसके तो फ़वाइद ही फ़वाइद हैं, लेकिन साइंसी एतबार से भी जो रोज़ा होता है यानी आप कम खाएं 1-2 दिन के लिए हफ्ते के और बाकी दिनों में नॉर्मल खाएं, तो उसके भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो ये जो मैदे की तेज़ाबियत के मरीज़ होते हैं इनको बहुत फ़ायदा है, तो आपने इस चीज़ को ज़रूर कोशिश करनी है कि इसको फॉलो करें अगर आपके घर में कोई मरीज़ है। इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर का ऑप्शन होता है, उससे जो लिंक होता है वो कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।